और एग्जाम में तो बहुत इजी लेवल था। काफी मतलब वो लगा कि हाँ अपन आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई एग्जाम में। सर मैं जैसे सपोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से ब्रेक डाउन करके बताऊं तो रीजनिंग जैसे सबकी हो ही जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई नई सीरीज अपने को पता लगती है कि यार ये अच्छा लग रहा है तो उसको नोट कर लिया। पेपर सोल्व पूरा नहीं हो पाता था, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए और इवेंचुअली सब ठीक होने लग गया। तो वही है, मेन प्रैक्टिस है। जितने मॉक्स लगाएंगे उतना बेटर है। और जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मैंने मॉक्स की इंटेंसिटी काफी ज्यादा कर दी थी। लाइक डेली के मेरे 4 मॉक होते ही होते थे। मेरे साथ वही दिक्कत होती है, उनको थोड़ा अंदर से वो रहता है कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल में उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। हिंदी मीडियम वालों का सॉर्टेड रहता है कि उनको आता ही नहीं है, तो वो लोग मान के चलते हैं और वो वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नितिन मनीष ग्रोवर है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ऑलिव बोर्ड पर। तो सबसे पहले तो आपको एसएससी 2024 के लिए बहुत सारी बधाइयाँ हो। और मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए और अपनी थोड़ी सी जर्नी को शेयर कर दीजिए। तो सर मैं नितिन, मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। और मैंने 2023 सितंबर एंड में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और आई टुक कोचिंग फ्रॉम जयपुर। बस प्रिपरेशन करता गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। ठीक है। तो आपने जैसे मतलब मेरा अगला सवाल यही रहता कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, बट पहला ही अटेम्प्ट था, बहुत अच्छी बात है। क्या आप थोड़ा सा अपने सफर को थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हैं, एक मिनट के अंदर? सर पहले जब मैंने को प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस टाइम पे मार्क्स इतने अच्छे आते नहीं थे। हालांकि मैंने स्टार्ट, मेरे फर्स्ट मो के मार्क थे आई गेस 75। तो एक बार तो जैसे मैंने सुना लास्ट ईयर की कट ऑफ 140 के अप्रोक्स थी, तो लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे मॉक्स लगाते गए, जो अपनी गलतियां हुई उन पे काम करते गए और धीरे धीरे हो गया सब। ठीक है, तो आप हम बता देते हैं व्यूअर्स के लिए। तो सर जीएसटी इंस्पेक्टर है, सीजीएसटी होता है सेंट्रल। ठीक है। तो अगर मेरा एक और सवाल है, आपने ऑलिव बोर्ड को अपनी तैयारी के लिए कैसे सेलेक्ट किया? सर काफी सारे प्लेटफॉर्म्स थे। तो कोचिंग में मुझे किसी सीनियर ने सजेस्ट किया कि ओली बोर्ड अच्छा है। पहले तो एक बार मैंने सैटरडे संडे वाले जो अपने फ्री मॉक होते हैं पहले वो लगा के देखे। बुक वगैरह सॉल्व करता नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन की है मैंने। वही था, मॉक टेस्ट ही थे जो भी मेरा था। तो ओली बोर्ड से काफी हेल्प हुई है मेरी। काफी गलतियां होती थी उनका एनालाइज कर लेता था, एक सेपरेट नोटबुक बनाई हुई थी कि कोई भी मिस्टेक होती है उसमें नोट कर लेता था। कोई अच्छा सॉल्यूशन मिलता था सॉल्यूशंस में तो उसको नोट कर लेता था, तो उस तरीके से। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारी भी एक आधा मिनट पहले बात हुई है इंटरव्यू से। तो ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज को अक्सर लोग बहुत मुश्किल बताते हैं। मैंने भी देखा है, हाँ अगर चाहे बैंक का एग्जाम हो चाहे एसएससी एग्जाम हो, कोई भी। तो आपको क्या लगता है, आपके एग्जाम में उस टफ पैटर्न को भी लेकर अगर चलें, मान लो कि अगर एक कहीं 100 है तो यहाँ 120 मिलता होगा, तो आपको लगा कि हाँ यार, मुझे देकर ही बहुत फायदा हुआ एग्जाम के अंदर? सर, टफनेस की बात करें तो एक्चुअल में थी। मतलब ऑलमोस्ट 20 नंबर का फर्क आता था मेरे वॉल्यूम में। और उनसे काफी थी है, जैसे अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो काफी तरीके से हैं, आई वुड से। और एग्जाम में तो बहुत इजी लेवल था। काफी मतलब वो लगा कि हाँ अपन आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई एग्जाम में, क्योंकि अपन ने काफी हार्ड मॉक सॉल्व कर चुके थे। हाँ, वही मतलब कि अगर ये लेवल लगा लिया तो ये तो हो ही जाएगा। तो इट्स गुड। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि वही होना चाहिए जो आता है, बस सिंपल। ठीक है। तो वो तो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना क्या आ जाए। हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, कोई ऐसा मोक टेस्ट का पॉइंट जब आप मान लो, मैंने कोई ये वाला मोक दिया था जो आपके लिए थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट रहा हो कि यार आज ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है? मेरे मार्क्स एक्चुअल में 120 के अप्रोक्स थे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो एकदम से मतलब वो होता है ना कि काफी और पड़ी हुई चीजें आ जाती है मॉक में, और वो हो गया। तो एकदम से मैंने जंप करके 150 क्रॉस कर दिया था। तो उस टाइम पे लगा कि यार कुछ तो कर रहा हूँ बढ़िया। भाई देखो क्या होता है यार, जब मैं पढ़ता रहूंगा तो चीज एक दिन तो रिपीट होगी ना, ये तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं लगती रहेगी। अब कोई एक महीना पढ़ेगा तो उसको रिपीट लगेगा ही कुछ नहीं। अब कोई 6 महीने 7 महीने तैयारी करेगा तो फिर तो रिपीट ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, जब शुरुआत में आपने जैसे भी बताया कि मैंने फ्री टेस्ट दिए थे, तो उन फ्री टेस्ट से आपको क्या हेल्प मिली? सर मेनली तो मैं वही चेक मतलब अलग अलग रिसोर्सेज चेक कर रहा था कि कौन सा मुझे ज्यादा सूट करे। और वही अपन एक ही अगर उससे करें सॉल्व तो वो रहता है कि वो एक सेम पैटर्न के क्वेश्चंस बनाता है। तो मुझे थोड़ी वैरायटी भी चाहिए थी, तो उस तरीके से मैं वाली बोर्ड पे शिफ्ट हुआ था। ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने हमारे ऑलिव बोर्ड पे देखा। अच्छा, जी अगर सर। कोई नया बच्चा हमारे साथ जुड़े
तो आप हम उसके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कोई बुक सॉल्व नहीं की। एक्चुअल में कोचिंग में एक छोटी सी पतली सी बुक दी थी, तो वो जरूर की थी। उसके अलावा मैंने पूरी प्रैक्टिस मॉक्स के थ्रू ही की है। तो मॉक्स एक्चुअल में सीजीएल में है भी काफ़ी यूजफुल, क्योंकि अपने को टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में क्वेश्चंस करने होता है और वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होता है टाइम, होते ही नहीं है, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए ही। दूसरा, अगर अपन कहीं कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने पास कोई टाइम बार नहीं होता है, तो अपन बहुत टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सीधा मॉक से करें तो अपने को एक्चुअल में वो लगता है कि पेपर में अपने को किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, अपना पेपर वाला माइंडसेट हो जाता है फिर। तो उसमें जैसे मॉक्स के थ्रू मैंने वो चीज़ सीख ली कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ये पता है कि ये वाला मल्टीपल फैक्टर है, तो डायरेक्ट उसके थ्रू। तो मॉक्स से मतलब मेन पेपर वाला माइंडसेट हो जाता है, और उसमें पेपर में बहुत हेल्प होती है। ठीक है। अच्छा, मूक देने के बाद जब आप एनालिसिस करते थे, आपने जैसा कि बताया, तो आप एनालिसिस में क्या क्या पॉइंट्स को नोट करते थे? जैसा होता क्या है ना, बच्चा मूक देता है, बच्चे को लगता है ठीक है आप चलो एनालिसिस करते हैं, और उस कई लोगों को एनालिसिस का मतलब ही नहीं पता। 100 में से 5 या 10 लोग ही जानते हैं कि असली एनालिसिस होता क्या है। 90 तो बस देखा सोल्यूशन ओके ठीक है, और वो हाँ। एनालिसिस नहीं होता। तो आपके हिसाब से एनालिसिस क्या था, या आप कैसे करते थे? सर मैं जैसे सपोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से ब्रेक डाउन करके बताऊं, तो रीजनिंग जैसे सबकी हो ही जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई नई सीरीज अपने को पता लगती है कि यार ये अच्छा लग रहा है, तो उसको नोट कर लिया। और अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जैसे एक बार तो अपने पास एक टाइम होता है पर्टिकुलर मॉक के टाइम पे, तो अपने सॉल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, तो उनमें तरीका देखा कि एक्चुअली मिस्टेक क्या हुई है अपनी, क्या ये मतलब गलती से हुई है। अगर गलती से नहीं हुई तो अलग बात है, और मतलब गलती से हुई है तो अलग बात है। और अगर कुछ अपने को लगे प्रॉपर यार इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, या मेरा जो तरीका था जो मैंने सॉल्व किया था वो थोड़ा लेंदी था और इसमें अच्छा तरीका है और मैं पेपर में ये यूज कर सकता हूँ, तो वो चीजें नोट कर ली। और इंग्लिश में जैसे अपने पास ग्रामर होती है, तो ग्रामर में कुछ कुछ क्रिस्प पॉइंट आ जाते हैं कि भाई ऐसा भी होता है, तो चलो बढ़िया बात है, पता लग गया, उसको नोट कर लिया। तो और जीके तो फिर वही है ही। जैसे अपन ने कोई एक, अपने क्या होता है ओली बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है, उसके ना रेफरेंस में फिर उसके रिलेटेड सारी चीजें मिल जाती हैं अपने को एक साथ ही, तो वो थोड़ा हेल्प कर जाता है कि पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है वहां से। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर हम बात करें, अब मैंने तैयारी भी की, जैसे आपने बोला कि मैंने जयपुर से तैयारी की है, कहीं भी कोचिंग से। ऑब्वियस है, बंदा जब कहीं से भी पढ़े कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। ऐसा नहीं होता कि उसका कुछ कम हो जाता है, बढ़ता ही है, चाहे कहीं बिल्कुल। से कम सीखे। तो ऑलिव बोर्ड के जब आपने मूक दिए, तो आपकी मिस्टेक्स, आपकी एक्यूरेसी, आपके टाइम मैनेजमेंट में क्या सुधार आया, या क्या आपको उसमें दिखा फायदा? प्लीज वो एक बार हमें बताइए। पहले तो पेपर सोल्व पूरा नहीं हो पाता था, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए और इवेंचुअली सब ठीक होने लग गया। तो वही है, मेन प्रैक्टिस है, जितने मॉक्स लगाएंगे उतना बेटर है। और जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो मैंने मॉक्स की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कर दी थी। लाइक डेली के मेरे 4 मॉक होते ही होते थे। मतलब थोड़ा अजीब है सुनने में, लेकिन मैं कोई बुक सॉल्व करता नहीं था, तो मैं सिर्फ मॉक्स मॉक्स पे रिलाई करता था। तो उस तरीके से चलता था मेरा। फ्री के सारे रिसोर्सेज यूज़ करे हैं मैंने, जो भी अपने सैटरडे संडे को वो आते थे मॉक्स, तो वो यूज़ किए हैं। और ओली बोर्ड का जैसे सब्सक्रिप्शन लिया ही था मैंने, तो वो सब पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो तो यूज़ करना ही था, तो वो सब था। इन्वेस्टमेंट पूरी होनी जरूरी है। हाँ। ठीक ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ, मेरे को इस फील्ड का पूरा पता है, या आप हो, आप सफर से गुजर चुके हो, पर अभी जो 2026 देगा, 27 देगा, सारी उम्र एसएससी चलना है ना? चाहे कम पोस्ट आए चाहे ज्यादा आए। द पॉइंट इज, मान लीजिए अगर कोई शुरुआती स्टूडेंट है, मान लो आज मैं 2026 की तैयारी शुरू करने वाला हूँ, तो मुझे शुरू में मोक देना स्टार्ट करना चाहिए, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद? मेरा मोक से कैसा रिश्ता रहना चाहिए? अब स्टार्टिंग अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही रहा है तो उसको कुछ आता तो है नहीं, अपन ये मान के चलते हैं जीरो से स्टार्ट कर रहा है। अब मॉक्स देगा तो वही है, उसको काफी डिमोटिवेट हो कि मार्क्स तो आ नहीं रहे, कट ऑफ इतनी है। तो बेटर है कि अपन एक बार थोड़ा 50% के ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसके बाद थोड़ा मॉक्स पे शिफ्ट हो। तो धीरे धीरे फिर वहां से अपने को कोई चीज आती होगी वही तो सॉल्व करेंगे। जी जी। और जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है तो इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। ओके, तो मैं अब एक चाहूंगा ब्रीफ में, आप 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं, 1 से 2 मिनट में आप मुझे ये बताने की कोशिश करिए कि आपने जब बेसिक की तैयारी शुरू की थी, तो आप भी, हो सकता है आपको, किसी को जीरो आता है, तो हो सकता है पहले आपको 20% आता हो। हम मान के चलते हैं कि जहां भी आप थे, जिस भी लेवल पे आपने स्टार्ट किया, तो आपने कैसे शुरुआत किया था, फिर कितने टाइम बाद आप मोक पे स्विच हुए, और फिर कितने टाइम बाद आपको ये फीलिंग आ गई थी कि
होगा इस बार, ऐसा कुछ एक बार। जैसे मैंने सितंबर में स्टार्ट की थी कोचिंग, तो कोचिंग में मेनली उन्होंने हमारे 10 से 11 महीने ले लिए थे। तो वहाँ कोचिंग में एक्चुअल में ये था कि वो लोग वीक में 2 मॉक्स करवाते थे। तो थोड़ा बहुत तो वहाँ से चलता ही था। बाकी मेरी स्टार्टिंग ही जैसे 75 से हुई थी, तो मेरा थोड़ा बेसिक तो क्लियर था। रीजनिंग मेरे को स्टार्टिंग से आती थी। इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम से था, तो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ एक्चुअल में एक प्रॉब्लम होती है कि ना वो अपने गट फीलिंग के साथ जाते हैं। और अगर वो काम कर जाती है तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, नहीं करती। वही ये इंग्लिश मीडियम वालों के साथ वही दिक्कत होती है, उनको थोड़ा अंदर से वो रहता है कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल में उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। हिंदी मीडियम वालों का सॉर्टेड रहता है कि उनको आता ही नहीं है, तो वो लोग मान के चलते हैं और वो वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और हम लोग इसी वहम में रह जाते हैं कि सब कुछ आता है। तो वही था, कभी आती थी इंग्लिश तो नंबर बढ़ जाते थे, नहीं आती तो कम हो जाते थे। तो वो तो चलता ही था। और फिर जैसे धीरे धीरे मैं 100 पे पहुंचा, 120 क्रॉस किया मैंने, तो 120 पे जाने के बाद फिर एकदम से मार्क्स टूट जाता है। मतलब मेरे तो एक साथ एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था। मैं वापस 95 100 पे आ गया था। तो आई वॉज अमेज्ड कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर वही ये मिस्टेक्स देखी मैंने, प्रॉपर एनालिसिस वहां से स्टार्ट किया था मैंने कि गलतियां कहाँ हो रही है और कैसे सुधारी जाए। देन वापस 120 एंड देन 150। जैसे 150 के मार्क्स आने लगे मेरे एक कंटिन्यूस, तो मैं ये तो श्योर हो गया था कि प्री तो आराम से निकल जाएगा। उस टाइम पे मैंने प्री होने से पहले एक मेंस का मॉक दिया। तो वहां पे जैसे ही मैंने वो मॉक लगाया, तो थोड़ी वो भी श्योरिटी हो गई थी कि भाई मेंस निकालना मेरे लिए ज्यादा इजी है रेदर देन प्री। क्योंकि मेंस में मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर था, और उसमें टाइम मैनेजमेंट इजीली हो जाता है, तो थोड़ा सा वहां से भरोसा हो गया कि अब आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट के 2 महीने में आपने क्या किया था जब आपका मान लो आज एग्जाम है और 2 महीने पहले से सफर, अगर आप होता ही है माइंड, 2 महीने पहले बंदा फॉर्म भर चुका होता है, सब अनाउंस हो चुका होता है, तो अलग ही प्रेशर होता है, फिर भी एग्जाम होने वाला है। सर बिफोर प्री और मेंस? बिफोर पे। सर बिफोर प्री तो मैं श्योर था, और जैसे ही वैकेंसीज देखी थी मैंने, तो इतना आइडिया था कि ऑलमोस्ट 2.25 लाख बंदों का प्री क्लियर होगा। अब मेरा वो था कि यार इतने में भी नाम नहीं आया तो फिर प्रिपरेशन का मतलब है नहीं, कि इतने में तो इजीली आ ही जाएगा, अगर मेंस क्लियर करना है तो इतना तो होना ही चाहिए। तो उसमें कोई टेंशन थी नहीं। बाकी फिर वो था कि सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका था। मेन अपना रिवीजन था, रिवीजन और मॉक में एनालिसिस। क्योंकि लास्ट के टाइम पे यही चीज है जो अपने को मेंस में मतलब पेपर में हेल्प करेगी। तो यही सब किया मैंने। लास्ट में फिर मेरा लास्ट शिफ्ट थी 26 तारीख को। तो वो एक महीना तो ऐसे निकल ही गया, पता ही नहीं लगा कि आज पेपर में ये आया है, कल पेपर में वो आया, तो वो थोड़ा सा वेस्ट हो गया था। हाँ, तो इसी में टाइम निकल गया। हाँ जैसे मान लो जिस दिन हमने शुरू करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई चलो ये तो फाइनल हमने मान लिया कि हमने सोच रखा था कि हम एसएससी देंगे, फॉर एन एग्जाम्पल। बट मान लीजिए अगर आप कोई नया बच्चा है तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई अपने मैथ्स को ऐसे शुरू कर और ऐसे खत्म कर, अपनी इंग्लिश को ऐसे शुरू कर, ऐसे, तो चारों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। सर, रीजनिंग जैसे हर कोई कर लेता है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, तो उसमें अपने को कुछ चीजें याद करनी होती हैं। तो वो थोड़ा सा मार्कआउट कर ले, पहले चैप्टर्स के नाम लिख ले कि ये चैप्टर है, और इसमें ये कुछ कुछ टॉपिक है जो मुझे देखने पड़ेंगे। बाकी रीजनिंग तो मैं यही बोलूंगा कि अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो मॉक्स के साथ आराम से हो जाएगी। और मैथ की बात करें तो अपने को एक बार सिलेबस कंप्लीट करना होगा, चाहे कहीं से भी कर लें, कोई भी XYZ टीचर पकड़ लें। सिलेबस कंप्लीट करना है मेन तो अपने को। तो उसके बाद तो वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और मॉक एनालिसिस करो। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में वोकैब जरूरी है। तो वोकैब के लिए ब्लैक बुक है ही अपनी, तो वोकैब हो जाएगी वहां से। और ग्रामर की बात करें तो मतलब मैंने नीतू सिंह ट्राई की थी, तो वो थोड़ी ज़्यादा लेंदी लगी मुझे कि एक एक चैप्टर काफ़ी लंबा निकल रहा था, तो वो मुझे सही लगी नहीं। देन आई स्विच टू मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इतनी फेमस बुक नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत सही लगी। उसमें 2 या 3 पेजेस में एक चैप्टर खत्म था। तो मैंने वो की, 3 4 बार की, उसके फिर की पॉइंट्स निकाले। जैसे जैसे मैंने 3 4 बार की, सब चीज़ें मार्क कर ली, तो मुझे लगा कि यार 150 पन्ने पढ़ना भी अब थोड़ा हेक्टिक है। तो इट्स बेटर कि जो मुझे मेरी जो कमियां हैं, जो मुझे लगती हैं मिस्टेक्स करता हूँ, तो मैंने उसको आई गेस 70 पॉइंट्स बनाए थे मैंने खुद के। जैसे वो यूट्यूब पे वीडियो आती है ना, 101 रूल्स ऑफ इंग्लिश, तो मैंने खुद के बना दिए थे 75। तो उनसे फिर रिवीजन कर लेता था मैं, तो इंग्लिश ग्रामर वहां से अच्छी हो गई थी मेरी। और बस यही है मेन, तो फिर मॉक लगाते रहो साथ 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 साथ। ठीक है। कुछ जीएस के बारे में आइडिया? जीएस तो अब मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की थी, तो जीएस मेरी ऑलरेडी थी अच्छी। लेकिन फिर वही है कि परमार एसएससी सर है, तो वो मुझे सही लगे। उनकी पीवाईक्यू सीरीज कर ली थी मैंने, उसका 2 3 बार रिवीजन किया, तो वहां से सब कुछ सॉर्टेड हो गया था। 2025 में तो सुनने में आ रहा है कि काफी गलत रहा।
अब जैसे बाकी जीएस तो वही है कि काफी वास्ट सिलेबस है, तो उस पर हम्म, कोई ऐसे नहीं हो सकता कि भाई ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। पकड़ में है। ट्राई करिए कि उन तीनों में पूरे मार्क्स ले आए अपन। और जीएस तो वही है, पढ़ा हुआ आ गया तो नंबर आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो उन तीनों से भी हो ही जाएगा। जीएस मैटर करती है रैंक में। देखो बिल्कुल सही है, अगर आप कभी भी किसी भी बच्चे का इंटरव्यू सुनोगे तो 50 50 50 अगर आप तीनों सब्जेक्ट का टारगेट करते हो तो जीएस फिर रह जाता है ऑप्शनल। 10 नंबर भी बिल्कुल आ गए तो सिलेक्शन हो गई। अब अगर बिल्कुल। आप उन तीनों सब्जेक्ट में कहीं 20 नंबर खो देते हो तो फिर 20 एक्स्ट्रा यहाँ से कवर करने पड़ेंगे, नहीं तो वहां भी अगर आप कवर अच्छा कर लेते हो तो काम हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम जब आप पहली बार देने गए थे तो कैसे खुद को काम रखा? बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं मैं तो एग्जाम में घबरा गया, आता सब था। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी को आता है उसके हाथ कांपने लग जाए। कोई 100 में से 1 केस हो सकता है, 100 में से भी नहीं, ज्यादा बच्चों में से 1 केस। तो अगर कोई बच्चा अपने आप को शांत रखना चाहता है, कॉन्फिडेंट रखना चाहता है, तो क्या होना चाहिए? तो पहला स्टेप तो यही है कि प्रिपरेशन अच्छी कर लो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा वो है कि जैसे डर तो होता ही है कि भाई मैंने इतना 1 साल प्रिपरेशन करी है और पेपर आया तो अब क्या करूं। तो व्हाट आई डिड वाज कि जैसे आज पेपर है मेरा, तो मैंने कल रात को किताबें छोड़ दी कि हो गया अपना जो होना था, अब देखी जाएगी। और मेरा वही है कि देखी जाएगी कल की कल ही। अब मॉर्निंग में पूरे दिन में गाने सुनता हूँ, बढ़िया एंजॉय करता हूँ, चिल करता हूँ। एग्जाम सेंटर से पहले भी वो अपन बैग जमा करवाते हैं, तो तब तक मैं गाने ही सुनता हूँ प्रॉपर। तो थोड़ा चिल माइंड सेट रहता है कि देख लेंगे। फिर वही है, थोड़ा सा अपन दिमाग में रखें कि यार इतने बंदों का सिलेक्शन होना है या इतने में तो आराम से आ ही जाएंगे। तो वही है, थोड़ा सा अपन अप्रोच का देखें तो अप्रोच मैटर करती है। बाकी नहीं हुआ तो देखो अगली बार हो ही जाएगा। हाँ। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जोर तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे होता ना कि मान लो आज मैं 2026 के लिए तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, तो आपसे मैंने सलाह ले ली कि नितिन, नितिन भाई मुझे प्लीज सलाह दो कि मैं क्या करूँ। तो आप क्या सजेशन दोगे मुझे? सजेशन वही है कि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर भाई, कहीं से भी किसी एक टीचर को पकड़ के। रीजनिंग कर ही लेगा, इंग्लिश में ब्लैक बुक, और कोई भी एक सोर्स से एक बार ग्रामर कंप्लीट कर ले। और जीके कहीं से भी पढ़ ले, परमार एसएससी हो गए जैसे। और वही है, जैसे 50% सिलेबस हो जाए तो थोड़ा मॉक्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर, मॉक लगा। 100% होते ही जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जा रहा है, मॉक की इंटेंसिटी बढ़ाते जा, तो सब सॉर्टेड है, हो जाएगा। अच्छा नितिन, थ्रू आउट द जब हम पूरी प्रेपरेशन करते हैं, तो हम लोग को बिल्कुल देखो, जैसे हमने तुमने बताया, आपने बोला कि हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं बढ़िया बढ़िया मोक दे के आया। और मेरा ऐसा मानना है अगर मोक में 140 आए तो पेपर में 5 नंबर ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। ये मेरे बिल्कुल। मेरे मेरे को लगता है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर मान लो मेरे 150 नंबर मोक में आ रहे हैं, तो मेरे थॉट प्रोसेस पेपर के लिए क्या होनी चाहिए? अब 150 आगे तो पेपर तो क्लियर है ही। तो थोड़ी क्लैरिटी रहती है कितने नंबर आगे, तो पेपर में 100% है कि मतलब मार्क्स इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी होती है। और पेपर का लेवल और अपने ओली बोर्ड का लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं तो ओलिव के मॉक लगा लिया और उसमें 150 आ गए, तो पेपर में इजीली अपन 170 ला सकते हैं, अनटिल अनलेस अगर दिन ही खराब हो। वो दिन का भी नहीं मैटर करता देखो, है। मेहनत के साथ किस्मत बहुत जरूरी है, इसमें तो बिल्कुल। कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ। तो नितिन, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कितने महीने का था, जीरो से सिलेक्शन तक, जिसमें आप टीयर 2 भी दिए, है ना? और टीयर 2 में आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैसा था, वो मुझे एक बार दोनों चीजें बताओ। तो मैंने 2023 सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। नेक्स्ट सितंबर में प्री हो ही चुका था, और उसके बाद जनवरी में मेंस आ गया। तो हम्म। जर्नी इतनी ज़्यादा लंबी थी नहीं। और दूसरा, मैं थोड़ा वैसे भी चिल था कि मेरी 2024 में ही ग्रेजुएशन हुई थी, जुलाई में। तो वो ऑलमोस्ट अपीयरिंग वाला ही था मेरा। तो ऐसे सच कोई लोड था नहीं, एज भी कम थी मेरी। मैंने तो फॉर्म अप्लाई किया था, मैं 19 का था। अभी 20 का जस्ट हुआ हूँ सितंबर में, 21 का। तो वो सब चीज़ें सॉर्टेड थी। और मेंस आया तो मेंस में प्रिपरेशन अच्छी थी, मार्क्स मेरे अच्छे आते थे, तो क्लियर था कि हो जाएगा आराम से। कुछ नहीं तो एटलीस्ट टीए तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना भी तो नहीं है अपना। लेकिन दिन अच्छा था तो सही दिन रैंक आ गई। अच्छा था। और हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी उसमें बात है। वही है, मैटर वो करता है कि मेंस में ना अपना एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, नेगेटिव वन वन थर्ड है। तो एक क्वेश्चन गलत, 4 नंबर गए। 4 नंबर से ऑलमोस्ट 4,000 रैंक डूब गई। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अपन कितने क्वेश्चन सही कर दें। तो वो चीज मैटर करती है। एक क्वेश्चन गलत और वही है, इंस्पेक्टर से टीए आ गए, हाँ या फिर बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल से सही बात चेन्नई है। आ गए। तो वो बिल्कुल चीजें सही। करती है मैटर।
अच्छा नितिन, मान लीजिए जैसे हम कभी भी तैयारी कोई भी बच्चा करता है, जैसे आपने बोला कि यार मेरी उम्र भी छोटी थी और मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, तो बहुत सारे लोग ना इस चीज को हल्के में भी लेते हैं। जैसे आपने अपनी पूरा जोर लगा रखा था, पर वो जो नए बच्चे मान लो जो आज शुरू कर रहे हैं और जो आप ही की उम्र के हैं जिन्होंने इसी साल ग्रेजुएशन की है, उनमें से तो कई लोग ये सोच के चलते हैं अरे पहला ही तो अटेम्प्ट है। वो कब पहला अटेम्प्ट चौथा अटेम्प्ट बनता है पता ही नहीं लगता। जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं यार, कब साल बीत गया, ऑब्वियस है आप पे वो हाँ। साल बीतते पता नहीं लगता। वैसे ही बच्चे को लगता है कि पहला ही तो अटेम्प्ट है, और कब वो चौथा अटेम्प्ट बन जाता है और कब वो फिर बोलने लगता है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट रह गया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि पहले को क्या पहला लेकर नहीं चलना चाहिए, यही सोच के चलना चाहिए अटेम्प्ट है और अच्छा देना है? अटेम्प्ट है, अपना 100% दो, ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे 1% भी, कि भाई अगर मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता तो शायद कुछ और होता। प्रेजेंट में जियो और बढ़िया मेहनत करो। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आखिर में बच्चों के लिए मैसेज, हॉलीवुड की टेस्ट सीरीज के लिए आप कुछ बताना चाहें, या हमारे फ्री रिसोर्सेज के बारे में कुछ बताना चाहें? वही है, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, डू योर, गिव यू 100%। और मॉक्स लगाइए, मॉक्स इज द की टू सक्सेस इन सीजीएल स्पेशली। तो मॉक्स से सब हो जाएगा। और एनालाइज, मॉक्स लगाने से कुछ नहीं होता, उनको एनालाइज करना आना चाहिए, और जितना एनालाइज करेंगे वो ज्यादा बेटर है। हो जाएगा सब। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। थैंक यू नितिन, और आपको गुड लक आगे की चीजों के लिए। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए नितिन, तो थैंक यू। टेक केयर। जी सर। अपना दिन थैंक यू। एंजॉय करिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।